लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा आज? फिज़िकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? देखिए, फिजिक्स में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? नेचर की, जो हमारे आसपास चारों तरफ बिखरा हुआ है, जहाँ हम रहते हैं और जिसको हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं अपने किसी भी सेंस ऑर्गन से। ठीक है, तो नेचर की स्टडी हम लोग फिजिक्स में करते हैं, जो हमारे आसपास चारों तरफ बिखरा हुआ है, जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन की हेल्प से क्या कर सकते हैं? सेंस कर सकते हैं। ठीक है, नेचर की स्टडी करते हैं, इसका क्या मतलब है? तो आंसर है नेचर के जितने कंपोनेंट हैं उसकी स्टडी फिजिक्स में हम करते हैं। नेचर का कंपोनेंट क्या है? ये नेचर का एक कंपोनेंट है, आप नेचर के कंपोनेंट हैं, ये बोर्ड नेचर का एक कंपोनेंट है। जितनी चीज़ें आपको दिखती हैं, सन से आने वाली धूप, हीट से आने वाला बर्नर, मोबाइल फ़ोन में आने वाला रेडिएशन, समझ में आ गई बात? जितनी भी चीज़ें आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्मेट में दिखती हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? नेचर के कंपोनेंट, यानी नेचर जिससे बना हुआ है वो कंपोनेंट। नेचर दो ही चीज़ों से बना है, एक मटेरियल और एक रेडिएशन, एनर्जी। तो ये रेडिएशन हो या मटेरियल हो, मैटर, ये दोनों चीज़ें नेचर के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इन्हीं से मिलकर के नेचर बना हुआ है। अब हम नेचर के कंपोनेंट की स्टडी करते हैं। कंपोनेंट की स्टडी करने का मतलब क्या है? उन कंपोनेंट के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसकी स्टडी हम लोग करते हैं। समझ आया? हमारे नेचर में मैटर है और एनर्जी है। किसी भी मैटर को आप देखोगे, हर मटेरियल के पास बहुत तरह के प्रॉपर्टी हो सकते हैं, बहुत तरह के गुण हो सकते हैं। प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? गुण, कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी या गुण, याद रहेगा। तो नेचर के जो कंपोनेंट होते हैं, हर कंपोनेंट के पास बहुत तरह के गुण हो सकते हैं, बहुत तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। उन प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट मेज़रमेंट। ठीक है ना, फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट मेज़रमेंट। फिजिक्स में हर चीज़ को हम मेज़र करना चाहते हैं, हर चीज़ की स्टडी करना चाहते हैं, हर चीज़ को हम नापना चाहते हैं। अब जितने भी कंपोनेंट नेचर के हमको अपने आसपास दिखते हैं, सब कोई ना कोई गुण अपने अंदर रखते हैं। कोई एक गुण रखता है, कोई एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी रखती है। हम हर प्रॉपर्टी को मेज़र करना चाहते हैं, नापना चाहते हैं। ठीक है, और क्यों नापना चाहते हैं भाई? ताकि हमारा जीवन इससे थोड़ा इजी हो जाए, हम बाकी चीज़ों को उससे कंपेयर करें और बाकी चीज़ों का भी मेज़रमेंट हम इजीली कर सकें। इसलिए हम नापना चाहते हैं सारी चीज़ों को। अब कौन कौन से गुण होते हैं इस नेचर के कंपोनेंट के पास? कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जैसे एक प्रॉपर्टी आपको मैं दिखाता हूँ। ये नेचर का एक कंपोनेंट है, एक मटेरियल है। इसके पास एक प्रॉपर्टी हो सकती है ये वाली। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक, ये मेरे उंगली के, दोनों उंगली के बीच में इतने गैप में आ जाता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, एक इसका गुण है। ठीक, लेकिन नेचर का ये दूसरा कंपोनेंट मेरी दो उंगली के इस गैप के बीच में नहीं आता। इसको फिक्स करने के लिए मुझे उंगली को ऐसे करना पड़ता है, ये मेरी दो उंगली के इस गैप के बीच में आता है। समझ आया? तो हम बोलेंगे नेचर के इस कंपोनेंट के पास एक प्रॉपर्टी क्या है? ये इतनी साइज रखता है, इतना। ठीक है, ये दूसरा कंपोनेंट है, इसका ये चीज़ डिफरेंट है। जो साइज था ये क्या है? इसका अलग है। तो एक के पास ये प्रॉपर्टी अलग है, दूसरे के पास वही सेम प्रॉपर्टी अलग है। आ रहा समझ में? और हम चीज़ों को नापना क्यों चाहते हैं? क्यों उनके प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करते हैं? इसलिए मेज़र करते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी एक मटेरियल के पास ज़्यादा होती है, दूसरे मटेरियल के पास कम होती है। किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है। इसलिए हम मेज़रमेंट करना चाहते हैं कि किसके पास कितनी कोई भी प्रॉपर्टी कितनी है। एग्जैक्ट मेज़रमेंट हम चाहते हैं। हम ये नहीं बताना चाहते कि इसकी ये वाली प्रॉपर्टी कम है और इसकी ये वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा है। ये कम और ज़्यादा, ये सब फिजिक्स में नहीं चलता। समझे? क्या चलता है फिजिक्स में? हाउ मच, कितनी है, एक नंबर में बताओ। समझ आया? तो हम एक फिक्स क्वांटिटी हर चीज़ के मेज़रमेंट के बारे में बताना चाहते हैं, एक फिक्स क्वांटिटी। ठीक बात? तो एक तो आपने ये देखा कि इसके पास एक गुण हो सकता है, कौन सा? ये वाला साइज कम है और इसके पास वही चीज़ ज़्यादा है, ये ज़्यादा साइज रखता है। एक प्रॉपर्टी ये हो गई।
दूसरी प्रॉपर्टी भी इसके पास हो सकती है, जैसे अगर मैं इसको हाथ में ऐसे रखता हूँ तो ये मेरे हाथ को कम दबाता है, लेकिन अगर मैं इसको हाथ में रखता हूँ तो ये मेरे हाथ को ज़्यादा दबाता है। तो इसके पास ये दबाने वाला गुण ज़्यादा है और इसके पास दबाने वाली प्रॉपर्टी कम है। इस तरह करके बहुत तरह की प्रॉपर्टी इसके पास हो सकती है। एक तीसरे मटेरियल को अगर हम अपने हाथ में रखें इसको, तो हम देखते हैं कि इसके पास दबाने वाला गुण इन दोनों से ज़्यादा है, इन दोनों से भी ज़्यादा, तो ये मेरे हाथ को और ज़्यादा ज़ोर से दबाता है। तो इसके पास कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टी होगी। अभी हम इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, इस साइज़ की। अगर हम यहाँ देखें तो इस साइज़ में ये फिट नहीं बैठता, इसको फिट करने के लिए मुझे हाथ को ऐसे करना पड़ता है, तो इसका ये वाला गुण भी ज़्यादा है। तो ये सबसे ज़्यादा, ये उससे कम और ये उससे कम। ये हल्का दबाता है हाथ को, ये ज़्यादा दबाता है, ये और ज़्यादा दबाता है। तो इस तरह करके हर कंपोनेंट के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई ना कोई गुण होता है, और हम इन गुण को मेज़र करना चाहते हैं, नापना चाहते हैं। ठीक है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक मटेरियल के पास एक या दो ही तरह की प्रॉपर्टी हो, सैकड़ों तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है। और हम हर एक को मेज़र करना चाहते हैं। अगर एक से ज़्यादा तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक से ज़्यादा तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मटेरियल के पास, तो उन कैरेक्टरिस्टिक का हम कुछ नाम रखते हैं। क्या करते हैं? नाम रखते हैं। और नाम रख रख के हर एक की प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, हर एक की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ओवरव्यू समझिए, किसी मटेरियल के अंदर जो गुण होता है, कौन सा गुण? ऐसा गुण, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं? किसी भी मटेरियल के पास, नेचर के कंपोनेंट के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ गुण होता है, और वो ऐसा गुण होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। जैसे इसके पास ये गुण थोड़ा कम है और इसके पास ये वाला प्रॉपर्टी थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इसको मेज़र कर ले रहे हैं। इसको हाथ में रखते हैं, ये कम दबाता है, तो इसके पास ये दबाने वाली प्रॉपर्टी गुण थोड़ा कम है, और इसको हाथ में रखते हैं तो ये दबाने वाली गुण या दबाने वाली प्रॉपर्टी इसके पास ज़्यादा है। तो इन गुणों को, इन प्रॉपर्टीज़ को हम नाप ले रहे हैं। तो किसी भी मटेरियल के पास जो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी किसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं? बोलिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है? आंसर है ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक हैं। किसकी? नेचर के कंपोनेंट की, मटेरियल की, एनर्जी की, रेडिएशन की, जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर। ये नेचर का ही टुकड़ा है ना, नेचर का ही कंपोनेंट है। तो नेचर के कंपोनेंट का गुण को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी। और ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल और एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर विच कैन बी मेजर्ड इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? characteristic of nature which can be measured. Is called physical quantities. ठीक है, इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। अब जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी मटेरियल के पास एक से ज़्यादा तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी के पास कम हो सकती है, किसी के पास ज़्यादा हो सकती है। तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होने की वजह से हम हर प्रॉपर्टी का अलग अलग नाम रखेंगे और अलग अलग उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है। जैसे इस मटेरियल के पास ये वाली प्रॉपर्टी कम है और यही वाली प्रॉपर्टी दूसरे मटेरियल के पास ज़्यादा है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाला जो गुण है साइज़ का, ये छोटा साइज, ये बड़ा साइज, इसका हम एक नाम रखते हैं। और इसका हमने नाम रखा लेंथ। क्या नाम रखे इसका? इसका नाम लेंथ रखे। और अब से अपन क्या बोलेंगे? इसका क्या कम है? लेंथ। और इसका क्या ज़्यादा है? लेंथ ज़्यादा है। तो इस प्रॉपर्टी का, इस गुण का, ये वाली फीलिंग समझ रहे हो, साइज वाली, ये साइज। ठीक है। तो इस साइज वाली फीलिंग का नाम हमने क्या रख दिया? लेंथ रख दिया। अब हम इससे
दुनिया भर के मटेरियल्स को मेज़र कर सकते हैं, किसका लेंथ कम है, किसका ज़्यादा है, किसका और ज़्यादा है, और इसको मेज़र करेंगे, इसको नाप लेंगे। समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हमने इसका नामकरण कर दिया, नॉमेनक्लेचर कर दिया, और इससे अब हम अलग अलग मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरह की प्रॉपर्टी जो हम ये बात कर रहे थे, ये मेरे हाथ को कम दबाता है, ये मेरे हाथ को ज़्यादा दबाता है रखने से, है ना। क्या ये वाली प्रॉपर्टी इस साइज वाली प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन हो जाएगी? बोलिए। ये छोटा है तो ये मेरे हाथ को कम दबा रहा है, ये थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा है तो ये मेरे हाथ को ज़्यादा दबाता है। क्या इस जो प्रॉपर्टी है इसका हमने नाम क्या रखा है जी? लेंथ। ये लेंथ वाली जो प्रॉपर्टी है, क्या ये प्रॉपर्टी इस दूसरे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रही है? ये ज़्यादा दबाता है, ये कम दबाता है। क्या इस लेंथ से ये दूसरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो रही है? ज़रा सोचिए और इसको ऐसे इमेजिन कीजिए। सपोज़ ये इतना बड़ा सा हमने कॉटन का टुकड़ा लिया, कपास, रुई, इतना लंबा सा हमने लिया, और इतना छोटा सा एक लोहे का टुकड़ा लिया। इतना लंबा सा क्या ले रहे हैं? कॉटन, उसकी लेंथ बहुत लंबी, और इतना छोटा सा एक लोहे का टुकड़ा हमने लिया। ये लोहे का टुकड़ा मैं यहाँ पर रखता हूँ, लोहे का टुकड़ा मेरे हाथ को ज़्यादा दबाता है। लेकिन अगर मैं कॉटन रखता हूँ यहाँ पर हाथ में, तो आप क्या देखोगे? इतना लंबा कॉटन मेरे हाथ को कम दबाता है, जबकि इस लोहे के टुकड़े की लेंथ कितनी है? छोटी सी, और उस कॉटन की लेंथ कितनी है? बहुत बड़ी सी। तो ज़्यादा बड़ी लेंथ कैसे दबा रही है हाथ को? कम। और छोटी सी लेंथ वाली चीज़ कैसे दबा रही है हाथ को? ज़्यादा दबा रही है। तो लेंथ का ये दबाने वाली प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? लेंथ बहुत बड़ी होगी तो भी हो सकता है वो कम प्रेस करेगी आपके हाथ को, और लेंथ बहुत छोटी होगी तो भी हो सकता है कि वो आपके हाथ को ज़्यादा प्रेस करेगी, ज़्यादा दबाएगी। तो लेंथ से ये दबाने वाली जो प्रॉपर्टी है, फोर्स लगाने वाली प्रॉपर्टी, ये मेज़र नहीं होती। तो मटेरियल के पास ये जो हाथ को पुश करने वाली प्रॉपर्टी है, दबाने वाली प्रॉपर्टी है, इसको नापने के लिए हमको एक अलग से नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। समझ आया? तो हमने ना ये जो दबाने वाली प्रॉपर्टी है इस मटेरियल के पास, इसका नाम क्या रखा? मास। समझ आया? तो इस तरह करके दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी बन गई हमारी, क्योंकि लेंथ साइज बताता है, और साइज ये प्रेस करने वाली खूबी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। हम कभी देखते हैं छोटी साइज की चीज़ ज़्यादा दबाती है हाथ को, कभी हम देखते हैं बड़ी साइज की चीज़ कम दबाती है, कभी इसका उल्टा देखते हैं, छोटे साइज की चीज़ कम दबाती है तो बड़े साइज की चीज़ ज़्यादा दबाती है। तो लेंथ का इस दबाने वाले फिनोमिना से, इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको एक अलग से नाम रखना है, और इसको अलग से हम मेज़र करेंगे। तो हमारी इस दुनिया में दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी बन गई। समझ आया? एक मटेरियल की दो तरह की खूबी है, एक ये वाली खूबी साइज वाली, और एक प्रेस करने वाली खूबी। दो तरह की प्रॉपर्टी, और इनको नापने के लिए हमको दो तरह के नाम की ज़रूरत पड़ी। एक का हमने नाम क्या रखा? इस फीलिंग का लेंथ, और इस फीलिंग का नाम क्या रखा? मास नाम रखा। ठीक है, दो क्वांटिटी हो गई हमारी। इस तरह करके हमने और भी नेचर में एक्सपेरिमेंट किया मटेरियल्स के ऊपर, और उनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये हमने डिस्कस करना शुरू किया। ठीक है। अच्छा, अब लेंथ को ध्यान से समझिएगा। लेंथ, एक चीज़ हमको पता चली कि मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? लेंथ। एक प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? मास। ये दो तरह की प्रॉपर्टी हमको पता चली। ओके, अब हम और बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये कमरा देखिए, इस कमरे की लंबाई कितनी है, मैं आपको बताता हूँ कि ये 5 हाथ इसकी लंबाई है। कितनी? 5 हाथ लंबाई है, और 10 हाथ इसकी चौड़ाई है। तो आपको समझ में आता है हम किसकी बात कर रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं? लंबाई को लेंथ। इसकी लेंथ इतनी है 5 हाथ, और इसकी ब्रेथ कितनी है? 10 हाथ है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 हाथ है। सपोज कितना? 8 हाथ है। तो ये मैं जो 3 अलग अलग मेजरमेंट आपको बता रहा हूँ, लेंथ कितना बताया? 5 हाथ, ब्रेथ कितना बताया आपको? 10 हाथ, और हाइट कितना बताया? 8 हाथ आपको बताया। तो मैंने ना ये 3 मेजरमेंट आपको बताए हमारे इस नेचर के कंपोनेंट के। ये नेचर के कंपोनेंट ही हैं, कमरा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नेचर के कंपोनेंट ही हैं। तो हमने ना अपने नेचर के एक कंपोनेंट के 3 मेजरमेंट आपको बताए। एक आपको लेंथ बता दिया, एक आपको ब्रेथ बता दिया, एक आपको हाइट बता दिया। 3 तरह के मेजरमेंट आपको हमने बता दिए। अच्छा, अब हम आपको बोलते हैं कि ये तीनों मेजरमेंट डायरी में नोट कर लें क्या? इसको एक क्वांटिटी मान लें,
फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी? तो आंसर है नहीं। थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे हम। गौर क्या करेंगे? ये क्या चीज़ था जी? लेंथ, साइज, और इसका भी हम नामकरण कर चुके हैं लेंथ। समझ आया? ओके। ब्रेथ को जरा देखिए, ब्रेथ भी क्या चीज़ है? यही वाली फीलिंग, और इस वाली फीलिंग का हम नाम क्या रखे हैं? लेंथ। तो ब्रेथ भी एक्चुअल में क्या है? लेंथ ही है। जरा हाइट को देखिए, हाइट भी क्या है? यही वाली फीलिंग, जिसको ऐसे करने पर हमने नाम क्या दिया? लेंथ। ऐसे करने पर नाम क्या दिया? ब्रेथ। और ऐसे करने पर नाम क्या दे दिया? हाइट दे दिया। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीन अलग अलग क्वांटिटी लिख लें और उसको अलग अलग स्टडी करें, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, या उसको एक ही कैरेक्टरिस्टिक माने, लेंथ। बोलिए, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं या तीनों सेम चीज़ है? एक ही चीज़ है। तीनों एक ही चीज़ है, और तीनों क्या है? लेंथ है। लेंथ भी लेंथ है, और ये ब्रेथ भी लेंथ है, और हाइट भी क्या है? लेंथ है। यहाँ तक समझ आया? ओके। अब शाम को आप अपने दोस्त के घर घूमने गए। हमने आपसे पूछा कि भाई जहाँ घूमने गए थे उसका घर आपके घर से कितने डिस्टेंस पर है? क्या पूछ रहा हूँ आपसे मैं? आपका घर आपके दोस्त के घर से कितने डिस्टेंस पर है? तो आपने बताया कितने डिस्टेंस पर है, जो भी आपने बताया। तो डिस्टेंस क्या चीज़ है? आपके घर से आपके दोस्त के घर तक का ये वाला फीलिंग, और इस फीलिंग का नाम क्या? लेंथ। तो ये डिस्टेंस भी क्या चीज़ है? लेंथ है। समझ आया? तो डिस्टेंस को कोई नई क्वांटिटी बना लें क्या? नहीं बनाना है, क्योंकि उसको ऑलरेडी हम इस फीलिंग का ऑलरेडी हम क्या नाम रख चुके हैं? लेंथ। तो वो डिस्टेंस भी एक्चुअल में क्या चीज़ है? लेंथ है। समझ आया? आया कि नहीं आया? आया। अच्छा, आपके पास खेत है, ठीक है। हमने पूछा ठीक है, क्या मेज़रमेंट है जी आपके खेत का? थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई बताइए। तो आपने बताया इतने हाथ मेरे खेत की लंबाई है, इतने हाथ मेरे खेत की चौड़ाई है, ठीक है जी। और ये लंबाई लेंथ ही है और ये चौड़ाई भी लेंथ ही है। दो लेंथ से क्या बनता है? एरिया। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज व्हाट? एरिया। तो हम आपसे पूछते हैं आपके खेत का एरिया कितना है? एरिया, ठीक है। हमको उसको मेज़र करना है। तो एरिया नापने के लिए हमको क्या करना है? कोई रॉकेट साइंस नहीं छोड़ना है। हम आपके खेत की लंबाई नाप लेंगे, और इस लंबाई का नाम हम लेंथ रख ही चुके हैं। खेत की चौड़ाई नाप लेंगे, इसका नाम भी हम लेंथ ही रख चुके हैं। दोनों लेंथ ही है, एक ही लेंथ है। और लेंथ का मेज़रमेंट करना हम जान रहे हैं, ये वाली फीलिंग का मेज़रमेंट करना। तो हम दो लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या नापना सीख लिया? एरिया। कमरे का वॉल्यूम नापना है। वॉल्यूम किससे बनता है? एक लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दूसरा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय तीसरा लेंथ। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन तीनों एक्चुअल में क्या चीज़ है? तीनों लेंथ ही है। तो अगर आपने लेंथ को नापना सीख लिया तो आपने सबको नापना सीख लिया। ये मैं इतने सारे नाम क्यों गिना रहा हूँ आपको? इतनी वैरायटीज जो लेंथ से बन रही हैं, ये मैं आपको इसलिए गिना रहा हूँ कि अगर आपने लेंथ को नापना सीख लिया तो आपने बाकी सारी क्वांटिटीज़ को नापना सीख लिया। तो आप 100 तरह की क्वांटिटी नापना पसंद करेंगे, या जिससे ये 100 तरह की क्वांटिटी बनती हैं उस अकेले को नापना सीखना पसंद करेंगे? बोलिए, किसका नाप सीखना पसंद करेंगे? किसको मेज़र करना पसंद करेंगे? उस एक सिंगल क्वांटिटी को मेज़र करना पसंद करेंगे, या उससे जो 1000 तरह की फिजिकल क्वांटिटी बन रही है अलग अलग तरह की, उन हज़ारों को अलग अलग मेज़र करना सीखेंगे? कौन सा ज़्यादा आसान है? और फिजिक्स यूनिफिकेशन के मेथड को अडॉप्ट करता है कि कम से कम नंबर ऑफ लॉस रहें और उससे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फिनोमिना एक्सप्लेन हो सकें। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। तो यही चीज़ हर जगह लागू होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने लेंथ को नापना सीख लिया तो आपने ब्रेथ भी नापना सीख लिया, आपने हाइट को भी नापना सीख लिया, आपने डिस्टेंस भी नापना सीख लिया, और एरिया भी नापना सीख लिया, वॉल्यूम भी नापना सीख लिया, स्पीड भी नापना सीख लिया। क्योंकि स्पीड भी बेसिकली क्या है? लेंथ। एक सेकंड में जितनी दूर आपकी मोटरसाइकिल जाती है, एक सेकंड में जितना डिस्टेंस आपकी मोटरसाइकिल जाएगी वही क्या कहलाएगी? मोटरसाइकिल की स्पीड। और यही है ना, एक सेकंड में इतनी दूर गई मोटरसाइकिल, तो ये क्या चीज़ है? लेंथ। तो स्पीड भी बेसिकली क्या चीज़ है? लेंथ। तो अगर आपने लेंथ को नापना सीख लिया, बेसिक क्वांटिटी कौन बनी? लेंथ। और उससे 1000 तरह की जो अलग से क्वांटिटी बनी उन सब को मेजरमेंट करना आप सीख जाएंगे अगर आपने एक सिंगल बेसिक क्वांटिटी को नापना सीख लिया। यानी लेंथ को नापना सीख गए, कैसे नापना है लेंथ को, तो इसके नॉलेज के बेसिस पर इससे जो 1000 तरह की क्वांटिटी बनती है उसको हम नापना सीख जाएंगे। समझ गए बात? इसलिए मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल गिना रहा हूँ। यहाँ तक समझे? अच्छा, अब इसमें आपको एक काम करना है। काम क्या है कि ये जो क्वांटिटीज़ मैं आपको गिना रहा हूँ इसमें पहचानिए बेसिक क्वांटिटी कौन है और उससे बनने वाली क्वांटिटी कौन है। बेसिक क्वांटिटी कौन समझ में आ रही है? लेंथ। और उस लेंथ से ही क्या बना?
ब्रेथ बना, हाइट बना, एरिया बना, वॉल्यूम बना, स्पीड बना, डिस्प्लेसमेंट बना, डिस्टेंस बना, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? उसी लेंथ से बनती हैं। तो अगर हम लेंथ नाप लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें नप जाती हैं, अपने आप नप जाएंगी। वही मेथड रहेगा नापने का, जो लेंथ को नापने का मेथड आपने सीखा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें बेसिक क्वांटिटी कौन? लेंथ। और बाकी जो क्वांटिटी इससे बनी उनको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? डिराइव क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितने टाइप की हो गई? बोलिए। क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की हो गई? एक मटेरियल के पास लाखों तरह के गुण हो सकते हैं और हम उनको नाप सकते हैं। तो लाखों तरह के गुण हैं, उनको नाप सकते हैं, तो हर एक के नाम रखने पड़ेंगे। तो 1,00,000 तरह की फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी, क्योंकि एक मटेरियल के पास लाखों तरह के गुण हो सकते हैं, हज़ारों तरह के गुण हो सकते हैं। हर गुण को नापोगे, हर प्रॉपर्टी को मेज़र करोगे, तो हर प्रॉपर्टी का नाम रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हर प्रॉपर्टी का नाम रखोगे तो फिर उसकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे, उसका इफेक्ट पढ़ोगे, कितना सारा नॉलेज हो जाएगा, बहुत सारा। आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। तो उसके रेस्पेक्ट में फिजिक्स क्या बोलता है? यूनिफिकेशन का मेथड आप अपनाइए और क्या कीजिए, उस एक क्वांटिटी को पकड़िए जिसकी वजह से ये सारी क्वांटिटी बन रही हैं। उस एक क्वांटिटी को नापना सीख लीजिए और आपने ये सारी क्वांटिटी जो उससे बन रही थी, 1000 क्वांटिटी, उसको नापना आप सीख गए। उसको नापने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ एक क्वांटिटी नापना सीखना है। और वो कौन सी क्वांटिटी है? बेसिक। उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? बेसिक, जिससे बाकी सब बन रहे हैं। और ये जो बने बाकी सब, इनको क्या बोलना है? डिराइव क्वांटिटी। तो क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती हैं? एक होता है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, समझ रहे हैं? और दूसरी क्वांटिटी कौन सी होती है? डिराइव क्वांटिटी। तो क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, उसकी थोड़ी सी लिसनिंग देखिए। एक तरह की क्वांटिटी जिसको अपन क्या बोलेंगे? बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल। और दूसरी तरह की क्वांटिटी जो इनसे बनती है उनको क्या बोलते हैं? डिराइव क्वांटिटी। ठीक है जी, समझ आया? आ रहा है समझ में ये? ओके। जैसे मैंने आपको एक बेसिक क्वांटिटी क्या बताई? लेंथ। और इससे हम क्या क्या नाप लेंगे? अगर हमने लेंथ को नापना सीख लिया तो इसके डिराइव क्वांटिटीज कौन कौन से बने? एक आपका विड्थ बन गया, और हाइट बन गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, और एरिया हो गया, और वॉल्यूम हो गया। इस तरह करके और बहुत सारी चीज़ें, सारे के नाम तो आप लिखना पसंद भी नहीं करोगे ना। तो ऐसे करके ढेरों हज़ारों तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई जो किससे नप जाती हैं? लेंथ से नप जाती हैं। और इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक क्वांटिटी। ये बेसिक क्वांटिटी है। और इससे जो जो चीज़ें बनती होंगी, जो जो चीज़ें मेज़र हो जाती होंगी, वो सारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? यानी इससे बनाई हुई क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी। ठीक बात? ओके। अच्छा, अब देखिए, एक तो क्वांटिटी हमको समझ में आई, हमने उसका नाम रख लिया लेंथ। क्या लेंथ हर तरह की फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर लेता है? क्या लेंथ वाली क्वांटिटी, लेंथ वाली ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, क्या ये बाकी हर तरह के प्रॉपर्टी को मेज़र करने के लिए सफिशिएंट है? आंसर है नहीं। अभी हम बात कर रहे थे ना, ये वाली चीज़ हमारे हाथ को कम दबाती है ना, और ये वाली चीज़ मेरे हाथ को ज़्यादा दबाती थी ये। अब ये नहीं बोलना कि इसका लेंथ छोटा है इसलिए ये कम दबा रही है, इसका लेंथ बड़ा है इसलिए ये ज़्यादा दबाती है। अगर मैं बोलूँ कि ये लोहे का टुकड़ा है ना, और ये कपास का टुकड़ा है, कॉटन का, तो फिर ये क्या करेगा? ये कम दबाएगा, भले इसकी लंबाई कितनी है? ज़्यादा। और ये लोहे का टुकड़ा है बहुत छोटा सा, फिर भी ये ज़्यादा दबाएगा। तो लेंथ का दबाने वाली फीलिंग से कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इसको नापने के लिए हमको अलग नाम रखना पड़ेगा। इससे जो जो चीज़ें नप जा रही थी वो इसकी डिराइव क्वांटिटी थी। क्या ये प्रेस करने वाली चीज़, फोर्स लगाने वाली चीज़ इसके खाते में डाल दूं मैं? क्या लेंथ से ये दबाने वाली गुण, दबाने वाली प्रॉपर्टी एक्सप्रेस हो रही है? आंसर है नहीं हो रही है। तो इस गुण के लिए, इस प्रेस करने वाली प्रॉपर्टी के लिए हमको एक अलग से नाम रखना पड़ेगा, इसको अलग से मेज़र करना पड़ेगा, और इसको अलग से एक बेसिक क्वांटिटी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेंथ हमारे इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, दबाने वाली फीलिंग को। आया समझ? इसलिए हमको नया फिजिकल क्वांटिटी एक बनाना पड़ेगा, दूसरा बेसिक क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। तो बेसिक क्वांटिटीज अलग अलग क्यों होती हैं?
बोलिए, एक से ज़्यादा क्यों होती है बेसिक क्वांटिटी? इसलिए क्योंकि एक क्वांटिटी दूसरी बेसिक क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, लेंथ मास को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, इसलिए मास बनाना पड़ा। अगर लेंथ मास को नाप ले जाती तो मास काहे को बनाते, उसको यहीं ना रख देते लेंथ के सामने, डिराइव क्वांटिटी मान लेते। आ रहा है समझ? तो लेंथ से मास डिफाइन नहीं हो रहा है, यह मास से लेंथ डिफाइन नहीं होता, इसलिए लेंथ को अलग क्वांटिटी मानना पड़ेगा आपको बेसिक क्वांटिटी, और मास को एक दूसरी बेसिक क्वांटिटी मानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि फिजिकल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज अलग अलग क्यों होती हैं, एक ही क्यों नहीं होती बेसिक क्वांटिटी? अच्छे साइंटिस्ट का मानना यह है कि एक ही तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए, उसी क्वांटिटी से हम जितने चीज़ें हैं हर एक में लगा दें, उसको हर एक को नाप लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मिला नहीं हमको कोई एक क्वांटिटी। तो हमने ये देखा कि एक सिंगल क्वांटिटी से सारी चीज़ें नहीं मेज़र हो रही थी, सारे गुण मेज़र नहीं हो रहे थे, तो हम नहीं नाप पा रहे थे, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, दूसरा क्वांटिटी भी बनाना पड़ा। लेंथ से ये मास वाली फीलिंग, प्रेस करने वाली फीलिंग एक्सप्रेस नहीं हो पा रही थी, इसलिए इसका हमको एक अलग से नाम रखना पड़ा और इसको क्या मानना पड़ा, बेसिक क्वांटिटी। तो हमने दूसरा बेसिक क्वांटिटी क्या बनाया, मास। समझ आया? क्योंकि लेंथ से मास एक्सप्रेस नहीं होता या मास से लेंथ एक्सप्रेस नहीं होता, इसलिए इसको अलग बेसिक क्वांटिटी मानेंगे और इसको अलग बेसिक क्वांटिटी मानेंगे। ये चीज़ समझ आया? और लेंथ का मास के साथ कोई रिलेशन नहीं और मास का लेंथ के साथ कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि छोटी बड़ी चीज़ कम या ज़्यादा प्रेस कर सकती हैं, कोई उसमें नियम नहीं है कि साइज में लेंथ में छोटी चीज़ कम दबाएगी और लेंथ में बड़ी चीज़ ज़्यादा दबाएगी। मैंने इसका एग्जांपल भी आपको दे दिया, बड़ी बड़ी लेंथ की चीज़ें भी कम प्रेस करती हैं और छोटी छोटी लेंथ की चीज़ें भी ज़्यादा प्रेस कर सकती हैं। ठीक है जी? ओके, तो ये दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, फिर हमने देखा नेचर में हमको और मटेरियल के अलग अलग जो है प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलते हैं। जैसे किसी मटेरियल का मास, देखिए किसी मटेरियल का मास कम है, इसको हाथ में रखता हूँ तो ये मेरे हाथ पर कम फोर्स लगाता है, ये फोर्स है ना, इसका हमने नाम क्या रखा, फोर्स, क्योंकि हमारे नेचर के कंपोनेंट में एक कंपोनेंट फोर्स भी है, उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी फोर्स भी होती है, हर मटेरियल फोर्स लगाता है कि नहीं? तो हमने देखा चलो फोर्स एक क्वांटिटी हमको मिली, उसको नई क्वांटिटी बना लें क्या, बेसिक क्वांटिटी? आंसर है नहीं। हमने ये देखा, देखो ये छोटी सी बॉडी है, इसका मास कैसा होगा, छोटा, इसको हाथ में रखा, हमने देखा ये कम फोर्स लगाता है। ये बड़ी सी क्वांटिटी है, इसका मास क्या होगा, ज़्यादा, इसको हाथ में रखा, हमने देखा ये ज़्यादा फोर्स लगाता है। तो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर। कम मास होगा तो कम फोर्स लगाएगा, ज़्यादा मास होगा ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो फोर्स, उसको हम एक बेसिक क्वांटिटी मान लें क्या, तीसरी बेसिक क्वांटिटी? आंसर है नहीं। फोर्स किससे नप जा रहा है, मास से, इसलिए फोर्स क्या हुआ, मास का कौन सा क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। तो मास के लिए डिराइव क्वांटिटी हमने क्या बना लिया, फोर्स। ऐसी और भी क्वांटिटी है, ये इसके पास मास है, इसको हम अगर फेंक दें तो इसके पास स्पीड भी आ जाएगी, आ गई स्पीड। एक बॉडी जिसके पास मास होता है, जिसके पास वेलोसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं उसके पास मोमेंटम है। क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या, जिसके पास क्या हो, मास भी हो और स्पीड भी हो। तो मास और वेलोसिटी अगर साथ में आ गई तो हम बोलेंगे एक शब्द में उसके पास क्या आ गया, मोमेंटम। जिसके पास भी मोमेंटम होगा वो वर्क कर सकता है, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी भी है, उसके पास मास भी है, यानी उसके पास एक शब्द में क्या बोल रहा हूँ, मोमेंटम है। तो जिस मटेरियल के पास मोमेंटम होगा वो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। जैसे हमने यहाँ से गोली चलाया, बंदूक का बटन दबाया, यहाँ से बुलेट निकली, बुलेट क्या है, मटेरियल, यानी उसके पास मास है, और चली तो उसके पास क्या आ गया, वेलोसिटी भी आ गई, यानी उसके पास क्या है, मास वेलोसिटी। क्या बोलना है एक शब्द में, मोमेंटम। अब ये जब जाके किसी को लगेगी तो वर्क कर देगी कि नहीं, कर देगी। तो जिसके पास मोमेंटम होता है वो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। ये एक नई हमको क्वांटिटी मिली नेचर में, हमारे नेचर की कंपोनेंट की एक नई प्रॉपर्टी है। तो हमने बोला ठीक है, मोमेंटम हमको सुनाई दिया, एक नई क्वांटिटी लिख लें क्या बेसिक वाली लिस्ट में? आंसर है नहीं। मोमेंटम भी किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर। ज़्यादा भारी अगर बुलेट होगी, ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा तेज से पेनिट्रेट करेगा, ज़्यादा जोर से छेद के निकल जाएगा। समझ आया? कम मास है कोई बात नहीं, ज़्यादा स्पीड से बुलेट जाएगी तो भी वही काम करेगा, ज़्यादा काम करके जाएगा। धीरे धीरे बुलेट को चलाओगे तो कम काम करेगा। तो वेलोसिटी चेंज करो, मोमेंटम चेंज हो जा रहा है, मास चेंज करो, मोमेंटम चेंज हो जा रहा है। समझ आ रहा है? तो मोमेंटम किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर या स्पीड पर। समझ आया? इसलिए मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी हो गई, डिराइव, क्योंकि वो मास से ही तो नप जा रही है। तो अगली डिराइव क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, मोमेंटम। इस तरह करके ढेरों क्वांटिटी हमको मिली।
ठीक है जी। तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं हमारी इस नेचर में वो लेंथ से मेज़र हो जा रही हैं और मास से मेज़र हो जा रही हैं, ठीक है। तो हमको दूसरी क्वांटिटीज़ बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हमने क्या देखा कि जितनी चीज़ें हैं हमारे आसपास उसमें से ज़्यादातर चीज़ें लेंथ से मेज़र हो जाती हैं और बची कुची चीज़ें मास से मेज़र हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि एक मटेरियल के पास लाखों तरह की प्रॉपर्टी हो सकती हैं, मटेरियल या रेडिएशन एनर्जी, नेचर के कंपोनेंट के पास लाखों तरह के गुण हो सकते हैं। अभी तो सिर्फ गिनती के 2 4 5 गुण यहाँ लिखे हुए हैं, है ना। तो और हमने दूसरे गुण देखे, जैसे क्या, जैसे मैंने एक बच्चे को बोला कि कल आना इसी टाइम, ठीक है। दूसरे को बोला परसों आना, ठीक है। तीसरे को बोला 2 घंटे बाद आना, ठीक है जी। अच्छा, समझ आया। पहले बच्चे को क्या बोला मैंने, कल आना। दूसरे को क्या बोला, परसों आना। तीसरे को क्या बोला, 2 घंटे बाद आना, ठीक है। ये क्वेश्चन सुन लिया आपने। अब बताइए पहले बच्चे का और इस एकेडमी का लेंथ कितना, जो कल आने वाला है इस एकेडमी में, उसका लेंथ कितना, बोलिए। अच्छा, दूसरे बच्चे को हमने बोला है परसों आना। बताइए ये परसों आने वाली चीज़, जो परसों आना है, ये जो फिनोमिना मैं आपको बता रहा हूँ परसों, इसका मास कितना, परसों का मास कितना, बोलिए बोलिए बोलिए। जिसको बोला है कल आना, तो इस कल का, ये जो कल शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं, कल, इसका लेंथ कितना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जिसको मैंने बोला है 2 घंटे बाद आना, तो ये 2 घंटे का मास कितना है, बताइए। ये हम यूज़ करते हैं ना, कल आना यार, परसों आना यार, 1 हफ्ते बाद मिलेंगे, 1 साल बाद मिलेंगे, ये यूज़ कर रहे हैं हम ना, है ना। तो बताओ ना इसकी लेंथ कितनी, परसों का, कल का, नरसों का, लेंथ कितनी, मास कितनी। क्या लेंथ और मास इस प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस कर रही है, नाप ले जा रही है क्या, नहीं। तो हमको ज़रूरत क्या पड़ी, एक तीसरे बेसिक क्वांटिटी की, क्योंकि ये दोनों उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, उसको नाप नहीं पा रही हैं, इसलिए एक तीसरी बेसिक क्वांटिटी हमको बनानी पड़ेगी। और हमने उस बेसिक क्वांटिटी का नाम क्या रखा, टाइम। क्या नाम रखा उसका, टाइम, क्योंकि लेंथ और मास इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं। तो अगर हमने टाइम बेसिक क्वांटिटी बनाया, तो मैंने पहले बच्चे को क्या बोला है, 24 घंटे बाद आना। दूसरे बच्चे को क्या बोला है, 48 घंटे बाद आना। और तीसरे को क्या बोला है, 2 घंटे बाद आना। तो ये किससे नाप रहा हूँ मैं, टाइम से। तो टाइम इस फीलिंग को नाप ले रहा है ना, कल, परसों, कल में क्या आ गया, 24 घंटा। ये 24 घंटा क्या है, टाइम। तो टाइम नाप लिया इस कल को। परसों 48 घंटा, तो टाइम ने इसको मेजर कर लिया, परसों वाले सेंटेंस को। समझ आ रहा है, थोड़ा जग जा भैया, सोता काहे को है, समझ गए, ये समझ आया। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे इस नेचर में जितने कंपोनेंट हैं उसके पास लाखों तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, गुण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे गुण एक ही फिजिकल क्वांटिटी से मेज़र हो जाए, एक ही बेसिक क्वांटिटी से मेज़र हो जाए। जब मेज़र नहीं होते, कोई बेसिक क्वांटिटी किसी प्रॉपर्टी को नहीं नाप पाती, तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, एक नया बेसिक क्वांटिटी बनाना पड़ता है। समझ आया। जिस तरह से लेंथ और मास क्या नहीं नाप पा रहे हैं, टाइम वाली चीज़ें, तो टाइम को हमको एक नया क्वांटिटी बनाना पड़ा, बेसिक क्वांटिटी। समझ आया। इसी तरह करके लाखों तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लाखों तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको ये तीनों मिल करके भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको और ज़्यादा क्वांटिटी बनानी पड़ी। ऐसे ही करके एक और फीलिंग मैं आपको देता हूँ। जैसे इसको टच कीजिए जी, तो आपने टच किया, मैं कहा कैसा लग रहा है, आप कहते हैं बहुत ठंडा लगा। क्या लगा, बहुत ठंडा लगा। अच्छा, इसको टच करो, अरे भैया बहुत गर्म लगा। तो ज़रा बताओ, जितना ठंडा आपको लग रहा है, जितना गर्म आपको लग रहा है, इसका मास कितना है, इस ठंडी का, इस गर्मी का, बोलो जी। अगर ये आपको गर्म लगा है तो बताओ इसका लेंथ कितना है इस गर्मी का। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन कि नहीं आया। एक आइसक्रीम आपने खाया, आपने बोला बहुत ठंडा है, मैंने बोला ठीक है, इस ठंडे का थोड़ा टाइम तो बताओ। तो क्या लेंथ, मास और टाइम, ये जो फीलिंग है हॉटनेस की और कोल्डनेस की, इसको नाप रहा है, नहीं नाप पा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक नई बेसिक क्वांटिटी बनानी पड़ेगी जो इस फीलिंग को एक्सप्रेस करेगी, इसको मेजर करेगी। तो हमको क्या बनाना पड़ा, टेम्परेचर। समझ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। इसी तरह करके जब एक फिजिकल क्वांटिटी, एक बेसिक क्वांटिटी किसी भी फिनोमिना को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, किसी गुण को नहीं नाप पाती, तो हमको एक नई बेसिक क्वांटिटी बनानी पड़ती है। तो इस तरह करके हमारे पास ढेरों फिनोमिना थे, ढेरों प्रॉपर्टी थी,
बहुत सारी क्वांटिटी थी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी थी जिसको ये सब मिलके भी नहीं नाप पा रहे थे, इसलिए हमको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी बनानी पड़ी। और ऐसे करते 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 हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाई, 7 बेसिक क्वांटिटीज़ बनाई। ठीक है, 4 तो ये हो गए, 5वां हो गया आपका चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और एक है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। समझ आया? तो ऐसे कर करके हमने कितने बना लिए? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने बनाई, 7 बेसिक क्वांटिटीज हमने बनाया, और इसकी हेल्प से ऑलमोस्ट जितने जितने भी डिराइव क्वांटिटीज होती हैं वो सब इससे मेजर हो जाती हैं, सातों की हेल्प से। आ गया समझ? बाद में जब ये मीटिंग हुई पेरिस में, फ्रांस में, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने उसमें रखी। 4 साल बाद हमको एक और मीटिंग करनी पड़ी। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें और थी जो इन सातों से मेज़र नहीं हो रही थी। समझ आया? कुछ चीज़ें और हमको मिली, कुछ फिनोमिना और हमको मिले, या कुछ फिजिकल क्वांटिटी या प्रॉपर्टी कह लीजिए और हमने देखी नेचर में जो इन सातों से भी एक्सप्रेस नहीं हो पा रही थी। तो हमको फिर नए बेसिक क्वांटिटीज़ बनाने पड़े। जैसे देखिए ये क्या है जी, एक लेंथ नापना तो हमको आता है ना। ये भी क्या है, इसका कुछ लेंथ होगा, इसका कुछ लेंथ होगा, है दोनों लेंथ। अब देखना, इसका कुछ मास होगा, इस लकीर का भी कुछ मास होगा। विदाउट चेंजिंग लेंथ, विदाउट चेंजिंग मास, हम क्या कर रहे हैं? देखो, एक लाइन का दूसरे लाइन के ऊपर झुकाव चेंज कर रहे हैं। ये कम झुकी हुई है, इस लाइन के ऊपर ये लाइन कम झुकी हुई है, ये ज़्यादा झुकी हुई है, ये और ज़्यादा झुकी हुई है, दिख रही है? या कम झुकी हुई है, और कम झुकी हुई है, और कम झुकी हुई है। मैं इसकी लेंथ चेंज कर रहा हूँ क्या? दोनों लाइन की लेंथ तो वही है। क्या दोनों का मास चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। टाइम चेंज हो रहा है कहीं? नहीं हो रहा। टेम्परेचर चेंज हो रहा है आसपास का? नहीं हो रहा है। कुछ चेंज नहीं हो रहा, इनमें से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। क्या चेंज हो रहा है? बिना कुछ चेंज किए भी हम कुछ चेंज कर रहे हैं। क्या? ये दोनों के बीच का इंक्लिनेशन, झुकाव, और ये झुकाव, ये इंक्लिनेशन इन सातों से नहीं नप रहा है। समझ आया? इसलिए इस झुकाव को नापने के लिए हमको एक अलग से बेसिक क्वांटिटी बनानी पड़ी, और ये पहले बन चुकी थी। 4 साल बाद फिर से हमने मीटिंग की जिनेवा नाम के गांव में, पेरिस में, और दोबारा से 2 क्वांटिटी और जोड़ी गई, 2 बेसिक क्वांटिटी, जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। ये 7 क्या कहलाते हैं? बेसिक क्वांटिटीज़। और एक्स्ट्रा जो 2 हमने जोड़ी उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। उसमें से एक था प्लेन एंगल और एक था सॉलिड एंगल। ठीक है, और इन दोनों को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, प्लेन एंगल समझ रहे हो? वाई वी कॉल इट प्लेन एंगल। ये देखो, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये यहाँ से अगर मैं एक चाकू ऐसे चलाऊं तो ये प्लेन ही बना ना, एक पेपर बिछा दूं लाइन के ऊपर तो ये दोनों एंगल कैसे चेंज हो रहे हैं? एक प्लेन में, ऐसे एक पेपर शीट बिछाई है यहाँ पर, तो ये प्लेन में है ना एंगल। मेरी अगर मैं यहाँ पे एक पेपर बिछाता हूँ तो मेरी दोनों उंगली उस पेपर पे टच हो जाएंगी, तो ये प्लेन पे चल रहा है ना मेरी दोनों उंगली, या एक उंगली एक के ऊपर एक उंगली, प्लेन ही है ना ये। तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सा एंगल? ये वाला, प्लेन एंगल। इसी तरह से अगर मैं इसको ऐसे काटूं, जैसे कोन होता है, जोकर जो टोपी पहनता है, ऐसे दिखा, एक तरबूज लो और उसको बढ़िया ऐसे कोन जैसे काटो और ऐसे निकाल लो। समझ आया? तो जब अंदर आप देखोगे बड़े से टुकड़े में, तो वो अंदर जाके ऐसे सकरा होता जाएगा और अंदर जाके कोन जैसा बनता है। तो जहाँ पे कोन बनता है, ये वाला, ये एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल। ये चारों तरफ ऐसे रहता है मटेरियल, जैसे जोकर की टोपी, तो ये एंगल सॉलिड एंगल कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फिगर है, प्लेन में नहीं आएगा। जोकर की टोपी प्लेन में नहीं आता, ये सॉलिड फिगर है, 3D फिगर, 3 डायमेंशनल। आ रहा है समझ? और ये एंगल कैसा कहलाता है? लाइन वाला, प्लेन एंगल, क्योंकि एक प्लेन में बन जाता है, आपकी कॉपी में बन जाता है। और इसको आप जोकर की टोपी को कॉपी में नहीं बना सकते, बनाओगे तो भी वो प्लेन ही दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में वो कैसा रहता है? उसके पास हाइट भी होती है। समझ रहे? इसलिए ये एंगल क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। तो इस एंगल को नापने के लिए कोई जुगाड़ नहीं था, इन चारों, ये सातों मिलकर नहीं नाप सकते थे। इसलिए हमको क्या करना पड़ा? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और बनानी पड़ी, बेसिक क्वांटिटी।
समझ आया? तो इस तरह करके हमारे पास टोटल कितनी क्वांटिटी हो गई? 7 बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। यहाँ तक समझ आया? हो गया जी। और फिर से वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि एक से ज़्यादा बेसिक क्वांटिटी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों बनाते हैं हम? एक ही बेसिक क्वांटिटी रख लेते हैं, सब नप जाती। एक से ज़्यादा बेसिक क्वांटिटी क्यों बनाए? बोलिए, एक से ज़्यादा बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों बनानी पड़ी? क्या जवाब है? हाँ, क्योंकि एक से सारी क्वांटिटीज एक्सप्रेस नहीं हो रही थी, इसलिए हमको दूसरी बनानी पड़ी। तो ये बेसिक क्वांटिटी बहुत सारे ये बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी बहुत सारे फिनोमिना को, बहुत सारी प्रॉपर्टी को, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकती है। समझ आया? लेकिन क्या कोई एक बेसिक क्वांटिटी किसी दूसरी बेसिक क्वांटिटी को मेज़र कर सकती है? आंसर है नो। एक बेसिक क्वांटिटी दूसरे को नहीं नाप पा रही थी, इसीलिए तो हमने इतने सारे बेसिक क्वांटिटीज़ बनाए। समझ गए? लेकिन इनकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ें नप जाती हैं, डिराइव क्वांटिटी कहलाती हैं वो। और डिराइव क्वांटिटी की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। जैसे आगे आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, इलास्टिसिटी पढ़ोगे, विस्कोसिटी पढ़ोगे, सरफेस टेंशन पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे, वो सारी चीज़ें इन्हीं 7 चीज़ों से नपती हैं। सिर्फ यही 7 चीज़ें, जितनी थ्रू आउट नॉलेज आप आगे पढ़ने वाले हो वो सब के सब क्या होंगे? डिराइव क्वांटिटी। वर्क है, एनर्जी है, प्रेशर है, समझ रहे हैं? रोटेशनल मोशन के सारे कॉन्सेप्ट हैं, जितनी चीज़ें आएंगी आगे, जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब के सब क्या होंगी? डिराइव क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी कौन है? सिर्फ इतनी सी हैं। यहाँ तक समझ आया? ओके। अब हम इनको तो नाप सकते हैं, लाखों तरह के डिराइव क्वांटिटीज़ को इनकी हेल्प से नाप सकते हैं, लेकिन इनको कैसे नापेंगे? आप बेसिक क्वांटिटी के बारे में सुनिए। डिराइव क्वांटिटी तो नापा जा सकता है बेसिक की हेल्प से, लेकिन एक बेसिक क्वांटिटी दूसरी बेसिक क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर सकती, इसलिए हमको एक एक बेसिक क्वांटिटी को अलग अलग नापना पड़ेगा, अलग अलग उसका मेज़रमेंट करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ आया? अलग अलग हमको क्या करना पड़ेगा? मेज़र करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमको एक एक बेसिक क्वांटिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, इसके लिए एक स्टैंडर्ड तैयार करना पड़ेगा, एक यूनिट तैयार करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? ठीक है, कैसे करेंगे इसको? तो देखिए, जैसे मुझे लेंथ नापना है, लेंथ, तो मुझे सबसे पहले ज़रूरत इस चीज़ की है कि मैं कौन सी क्वांटिटी नाप रहा हूँ? बेसिक, फंडामेंटल, है ना? तो लेंथ अगर मुझे नापना है तो हमको इसका सबसे पहले एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट। लेंथ तो ये वाली फीलिंग है ना? तो हमको इसका एक स्टैंडर्ड बनाना है। क्या? स्टैंडर्ड। और वो स्टैंडर्ड कैसा होगा? 1 वाला। 1 एक लेंथ ऐसी होगी जिसको हम क्या बोलेंगे? 1। क्या बोलना है? 1 को हमने स्टैंडर्ड बनाया है, ठीक है? और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। 1 के लिए क्या शब्द यूज़ करना? यूनिट। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड हम लोग मेजरमेंट तैयार करेंगे जिसको क्या बोलेंगे? उसकी यूनिट। यूनिट यानी क्या? 1 मेजरमेंट। यूनिट का मतलब क्या? 1। तो जितने बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, हर बेसिक क्वांटिटी का हमको क्या बनाना है? एक स्टैंडर्ड बनाना है जिसको हम क्या बोलेंगे? 1। उसका इकाई मेजरमेंट, सिंगल पीस, सिंगल मेजरमेंट, 1 मेजरमेंट। और 1 के लिए क्या वर्ड यूज़ करना है? यूनिट। तो जितनी बेसिक क्वांटिटी है, हर एक का हमको क्या चाहिए? एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट चाहिए, और उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट का नाम हमने क्या रखा? यूनिट। क्या नाम रखा? यूनिट। यूनिट क्या चीज़ होगी? यूनिट एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें कोई भी उंगली नहीं करेगा। समझ आया? यानी उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। उसको हम सब आपस में मिल बैठ के एग्रीमेंट कर लेंगे कि देखो भैया, अगर मुझे लेंथ को नापना है तो मुझे सबसे पहले क्या नाप के बताना पड़ेगा? यूनिट लेंथ। यानी एक यूनिट लेंथ किसको नापना, किसको बोलना है। अगर वो एक यूनिट लेंथ हमने आपस में बैठ के एग्रीमेंट कर लिया, समझ आया, तो उसकी हेल्प से हम जिस चीज़ को भी चाहेंगे नाप लेंगे, और हर जगह हमारा एक जैसा ही सिस्टम रहेगा। तो हमको एक सिस्टम की ज़रूरत है, और ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें हम एक यूनिट लेंथ, यूनिट मेजरमेंट को फिक्स करेंगे, और सब लोग हम लोग एग्री हो जाएंगे, और सब अपने अपने गांव जाएंगे, अपने अपने शहर जाएंगे, और अपने शहर वालों को बता देंगे कि देखो भैया, लेंथ का यूनिट मेजरमेंट ये है, सब लोग इसके सैंपल बनाओ, अपने अपने घर ले जाओ, अपने अपने शहर ले जाओ, अपने अपने गांव ले जाओ, और आज से अनाउंस करते हैं ये यूनिट लेंथ है। ठीक है, ओके। तो हम सब ने मीटिंग की जिनेवा में, फिर से फ्रांस में, मिल के सारे साइंटिस्ट ने, सभी देश के, और वहाँ पर मीटिंग में हमने एक लेंथ को ले लिया, सबकी मर्जी से, सबकी राय से, जितना हमारा हाथ फ्रीली मूव होता है, फ्रीली खुलता है, जैसे ये
इतना हम आसानी से फैला लेते हैं हाथ, ज़्यादा फैलाएंगे तो दर्द देगा। जितना हाथ हम आसानी से फैला सकते थे ये हाथ हमने फैलाया और बोला देखो आज से ये है लेंथ की स्टैंडर्ड मेजरमेंट, क्या है, और इसको आज से क्या बोलना है, 1, क्या बोलना है, 1 यूनिट लेंथ। तो ये 1 यूनिट लेंथ हो गया। इस 1 यूनिट लेंथ का कुछ नाम रखना था, हमने इस 1 यूनिट लेंथ का नाम रखा मीटर। क्या नाम रखा, मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है, तो ये वाली जो फीलिंग आई, इसी को बार बार लेंथ बोल रहा था मैं ना, इस फीलिंग का नाम हमने क्या रख दिया इस गैप का, 1 मीटर। और ये 1 है, 1 को क्या बोलते हैं, यूनिट। तो ये इसका यूनिट मेजरमेंट हो गया और इस यूनिट का नाम क्या रखे, मीटर। क्या नाम रखे, तो ये क्या बन गया, यूनिट मीटर, यानी 1 मीटर। आप क्या करो, एक लकड़ी ले आओ, एक लोहे का पीस ले आओ, जितना मेरा हाथ फैलता है लोहे का पीस रख के, लकड़ी रख के, उस पर निशान लगाओ, उसको काट दो, ये लकड़ी तैयार हो गई, हो गई, हो गई तैयार। ये आज से क्या है, क्या डिक्लेयर कर दिए इसको हम, 1 मीटर, क्या डिक्लेयर किए। और लेंथ का ये क्या है, ये यूनिट है, क्या है जी, तो लेंथ की यूनिट क्या बना दी हमने, मीटर। और 1 मीटर किसको बोलना है, वो सैंपल काट के दिखा दिया सबको। अब हम सबको बोले ऐसा करो, आप सब भी लकड़ी के पीसेस ले आओ, लोहे के पीसेस ले आओ और इसके बराबर नाप लो, निशान लगा लो, काट लो और उस पर लिख लो क्या, 1 मीटर। और उस पर गवर्नमेंट का ठप्पा लगा लो और ये 50 सैंपल बना लो, लाखों सैंपल बना लो और हर देश में इसको फैला दो। हर देश में पहुंच गया ये सैंपल, हर देश में बोला कि इसको आप अपने स्टेट्स में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसका सैंपल बना के। तो सैकड़ों सैंपल बना के हर देश जो है अपने अपने स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ही स्टेट में पहुंचा, स्टेट वालों को बोले कि इसका सैंपल बनाइए और सैंपल बना के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इसको भेज दीजिए। डिस्ट्रिक्ट वालों को बोले कि अब इसके सैंपल बनाइए और व्यापारियों को दे दीजिए, शहर शहर भिजवा दीजिए, गांव गांव भिजवा दीजिए। हमारे यहाँ भी कलेक्ट्रेट में रखा हुआ है एक सैंपल, ठीक है जी, ओके। शुरू में जो सैंपल हमने बनाया था, है ना, जिसके बहुत सारे सैंपल बनाए और हर जगह फैल गया, सारे देश विदेश में चला गया, तो सब पहचानने लगे 1 मीटर किसको बोलना है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की सील लगी है, उसमें 1 मीटर लिखा है। और वो किसका फोटोकॉपी है, वो जो शुरू में हमने बनाया था, है ना। और उसको हमने क्या किया, उसको फ्रेम कर दिया, बढ़िया से पैक कर दिया और उसको वहीं रख दिया म्यूजियम में, ठीक है। वो हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट है लेंथ का। इसी तरह से हमने मास का बनाया, इसी तरह से हमने टाइम के लिए बनाया और ये 1 बाय 1 आगे हम डिस्कस करते जाएंगे, समझ आया। लेकिन सबसे पहले ये जो हमने बनाया लेंथ के लिए यूनिट मेजरमेंट, इसका नाम क्या है, मीटर। और इसको बोलना क्या है, ये लेंथ की क्या है, यूनिट है। तो लेंथ क्या चीज़ है, बेसिक क्वांटिटी। और इसका एक इकाई जिसको 1 मेजरमेंट बनाना है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाना है, जिसके बाकी फोटोकॉपी बनाए जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो बेसिक क्वांटिटी अलग और उसका यूनिट अलग, ये दोनों आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट इज बेसिक क्वांटिटी, लेंथ, एंड व्हाट इज द यूनिट, मीटर। 1 मीटर कितना होता है, वो सैंपल हमने आपको जो अभी इमेजिन करवाया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या चीज़ होगा, यूनिट मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट और रेफरेंस मेजरमेंट, समझ आया। तो इसको थोड़ा सा नोट करते हैं यूनिट मेजरमेंट को। यूनिट मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट मेजरमेंट, यूनिट क्या होता है, इट इज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट यानी रेफरेंस सैंपल, ठीक है। सो व्हाट इज यूनिट, एक शब्द में क्या बोलना है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ठीक है। हर बेसिक क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगी जिसको हम फ्रेम करके रखेंगे अपने पास और उसके सैंपल बना के सबको देंगे, ठीक है जी। यूनिट मेजरमेंट का मतलब समझ में आया, व्हाट इज यूनिट, हर बेसिक क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट, एक रेफरेंस जिसको हम सैंपल बना के अपने पास रखेंगे और उसी की फोटोकॉपीज करके सब जगह उसको फैलाएंगे। और वो जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम रखेंगे जिसका नाम हम यूनिट रख रहे हैं, उसका हम कुछ ना कुछ नाम रखेंगे। जैसे लेंथ के लिए जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमने बनाया, यूनिट बनाया, इस यूनिट का नाम क्या रख दिए, मीटर। ऐसे ही बाकी जितने भी क्वांटिटीज़ आएंगी हर एक का रेफरेंस बनाएंगे हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट और हर एक का क्या करेंगे, एक नाम रखेंगे, स्टैंडर्ड मेजरमेंट विच इज़ गिवन ए पर्टिकुलर नेम। और ये ऐसी यूनिट बनाएंगे जिसकी वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए, समझ आया। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यू टू इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यू टू टाइम, पोजीशन या प्लेस एंड
ड्यू टू अदर फिजिकल कंडीशन। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उसकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। यूनिट ऐसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऐसा होना चाहिए कि चाहे टाइम बीत जाए, समझ रहे, चाहे जगह बदल जाए और चाहे मौसम बदले, हमारी यूनिट की डेफिनेशन नहीं चेंज होनी चाहिए। ठीक है, समझे कि नहीं? समझे कि हमने एक लेंथ का मेज़रमेंट बनाया, स्टैंडर्ड मेज़रमेंट, ठीक है, किसका बनाया जी? लकड़ी का बनाया, ये जिसको 1 मीटर बोले थे। 100 साल बाद पता चला उसमें दीमक लग गया, उसको दीमक खा गई, तो आपका तो यूनिट ही नष्ट हो गया, फिर कैसे बनाओगे? ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि टाइम के साथ साथ आपका यूनिट चेंज हो जाए, गड़बड़ा जाए। समझ आया? उस लकड़ी के टुकड़े को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ले गए, यहाँ से इंग्लैंड ले गए, ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लकड़ी का आपने यूनिट बनाया है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाया है, तो जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ेगी लकड़ी सिकुड़ जाएगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी पानी गिरेगा, लकड़ी फूल के फैल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। कैसे प्रॉब्लम होगा कि हमने तो आपको ज़मीन बेची थी 50 लकड़ी के बराबर थी। कितनी ज़मीन बेचे थे? 50 लकड़ी। एक साल के बाद हमने नापा, वो 51 लकड़ी हो गई, तो फिर झगड़ा शुरू हो गया कि तुमने एक लकड़ी ज़मीन मेरी ज़्यादा दबा ली, जबकि मैं बेचा कितना था? 50 लकड़ी के बराबर बेचा था। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहा है? कोई झूठ नहीं बोल रहा है। कसूर किसका है? लकड़ी का। लकड़ी ही सिकुड़ गई है। तो जिसको हमने 50 लकड़ी नापा था वो सिकुड़ गई, तो 51 लकड़ी के बराबर वही ज़मीन हो गई। तो इस तरह से झगड़ा होगा। इसलिए यूनिट कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो किसी भी फिजिकल कंडीशन की वजह से चेंज ना हो, टाइम की वजह से चेंज ना हो, प्लेस की वजह से चेंज ना हो, ऐसा यूनिट हमको बनाना चाहिए। और हमने ऐसे ही यूनिट बनाया है। जब हम इसके एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि लेंथ की यूनिट कैसे बनाए, ये लकड़ी वकड़ी फिर सब भूल जाएंगे आप। जब नया हम डेफिनेशन इसका कोट करेंगे, मास का, टाइम का, तब आपको समझ में आएगा कि उसमें कोई उंगली उठा ही नहीं सकता, एरर नहीं हो सकता। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारा किस क्वेश्चन का आंसर हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? एक शब्द में क्या आंसर देना है? स्टैंडर्ड मेजरमेंट या रेफरेंस। समझ आया? इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट्स? किसी भी क्वांटिटी का यूनिट बनाते हैं तो उस यूनिट में कौन कौन से गुण होने चाहिए? 3-4 उसकी प्रॉपर्टी है, वो हम नोट करेंगे। ये आपने कर लिया नोट? ठीक है।